डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। सर, स्वागत भारत 24 पर आपका। लेकिन अमीन साहब, ये क्या कुछ हो रहा है इस समय नेपाल में, क्या ये प्रायोजित लगता है या पूर्व निर्धारित लगता है? क्योंकि जो तस्वीरें मिल रही है, ये जो कू की स्थिति है सर, ये एकदम से तो हो नहीं सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक सब कुछ बिखर गया। ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो बालेन शाह की वकालत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन है ये लोग, और जियोपॉलिटिकली क्या डिफरेंस और क्या बदलता हुआ आप आने वाले दिनों में देखते हैं? देखिए, यहाँ पर ये तो था। इससे पहले आप देखिए कि 2008 के बाद से 13 बार सरकारें यहाँ नेपाल की बदली हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, पिछले 4 जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चाहे भट्टाराई हों, चाहे वो चंड हों, चाहे केपी ओली हों, उनके समय में आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार था और ओली के ऊपर भी काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप थे। जबकि इससे पहले आपने देखा कि एक आज प्रदर्शनकारियों ने एक जेल से छुड़वाया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। उनके ऊपर क्या कोऑपरेटिव घोटाले का उनके ऊपर आरोप था, जिनको छुड़ाया गया है। तो उससे पहले आप ये देखिए, छोटी-सी बात, इसको सोशल मीडिया की बात ले लें। सोशल मीडिया तो किसी के हाथ में नहीं है। आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे है वो, और कोई भी लोड कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इस तरह एक छोटी-सी बात उठी और एक चिंगारी की तरह भड़क गई। यानी इसको कहीं न कहीं देखा जाए तो इसके पीछे कुछ ताकतें थी जो काम कर रही थी, जिसमें अभी आपने एक नाम लिया है, जो अभी रिसेंटली नाम आया है बालेन शाह का, जो वहाँ के मेयर हैं। वो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस तरह की हालत पहुँच गई कि आप देखिए कि पार्लियामेंट को जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, उपराष्ट्रपति भवन को, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया गया। और इस तरीके से आंदोलन हुआ कि वहाँ पर ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और सरकार के साथ में आप देखिए, सबसे पहले सेना ने भी यही कहा कि आप ओली से कहा कि आप शर्मा को कि आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, तब हम संभालेंगे सत्ता। तो सेना ने भी बहिष्कार कर दिया और उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया, सारी फ्लाइटें बंद हो गई। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनके पीछे कोई ना कोई बाहर की ताकतें थी। लेकिन इसके साथ में अंतर जो विद्रोह फैल रहा था, वो छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर, जो छात्र थे या युवा थे, वो 18 से 24 साल के हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? नेपाल के अंदर जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंट एंड सोशली सब जगह से पे प्रॉब्लम आ रही थी। आप देखिए कि उनके देश के अंदर बाहर के लोग भी इन्फ्लेटर्स, तिब्बतियन हैं, उसमें 10,000 के आसपास कहा जाता है तिब्बतियन हैं, और भूटानी भी वहाँ पर भी रिफ्यूजी के तौर पे वहाँ पर मौजूद हैं। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि वहाँ पर सब अनरेस्ट था और वहाँ पे किसी तरह की कोई सुरक्षा सुविधा नहीं थी, जिसका आपने देखा नज़ारा कि किस तरीके से सड़कों पर युवक दौड़े और उन्होंने सेना के हथियार भी छीन लिए और जाके जेल पर भी अटैक कर दिया। और ये सब क्या चीज़ें हैं? वहाँ का आज का यूथ जो है परेशान है और अंदर ही अंदर ये जो भ्रष्टाचार जो फैल रहा था, उसकी जो ज्वाला थी, वो मैंने देखा कि एक न्यूज़ में देख रहा था, एक न्यूज़ में, तो वो पूछ रहा था पत्रकार कि भाई आप क्या करते हैं? तो कहा भाई मैं यहाँ पर बिज़नेस करता हूँ। यानी वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, वो भी युवाओं को सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो अधिकारीगण हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से खुश थे, जिसका नतीजा आपने देखा। वहाँ पे आप देखिए किसान भी खुश नहीं है, वहाँ पे यूथ जो है खेती नहीं करना चाहता। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ बाढ़ और सर्दी की स्थिति बनी हुई है। यानी हर तरीके से वहाँ की जीडीपी भी आप देखिए तो कहाँ नीचे पहुँच गई है। ये सब दर्शाता है कि वहाँ पर नेपाल के अंदर अनरेस्ट था और अनरेस्ट के कारण ही आप देखिए कि इस तरह की स्थिति बनी कि उनको एक भ्रष्टाचार के नाते उन्हें सरकार छोड़नी पड़ी और वो देश छोड़ के जा भी नहीं पाए। उनको वहाँ इस्तीफा देना पड़ा। मैं तो समझता हूँ क्या स्थिति की, देखिए पार्लियामेंट के जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया तो युवाओं को, 20 से ज्यादा युवाओं को मार दिया गया, सीधे शूट आउट के ऑर्डर दिए गए। आप देखिए कि उनके जो जो टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे, चाहे वो काठमांडू हो, वीरगंज हो, चाहे धनगढ़ी हो, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से आगजनी की गई है। और आप देखिए उनके और भी जो शहर हैं, उनमें से आप देखिए काठमांडू के साथ में ललितपुर है, भगतपुर है, इस जगह भी वहाँ भी कर्फ्यू लगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अशांति आपको देखने को मिल रही है चारों ओर से। और अब एक बात आई है जिसमें बालेन शाह का, कि बालेन शाह, मुझे लगता है शाह, ये लगता है राजघराने से होंगे, मुझे इनके बारे में पूरा नहीं पता है, लेकिन हाँ,
ये वहाँ के मेयर थे तो कुछ ना कुछ तो होंगे और इनको कहीं ना कहीं से और युवाओं के फंडिंग बीच हुई बड़े है। लोकप्रिय हैं ये, और क्योंकि आंदोलनकारियों का नेतृत्व ये कर रहे थे। लेकिन सर इस समय जो स्थिति नजर आ रही है बांग्लादेश में भी, आप देखिए कमोबेश तस्वीर वैसी है। भारत के साथ जो है दूरी बन गई है बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश जिसे हमने बनाया है, जिसे पनाह भी हमने दी, और हमारी वजह से वो उस समय पाकिस्तान से अलग हो पाया। अब नेपाल, जहां पर हिंदू ज्यादा है, जो आबादी है हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल जिस तरीके से अस्थिर हो रहा है, क्या इसमें चाइना का भी हाथ आपको लगता है? देखिए, बाहर की ताकतें अगर नहीं होंगी तो किस तरह देश में इस तरीके से सब तख्ता पलट हो जाएगा, ये सोचने की बात है। हाँ। और इस वक्त बड़ी चिंता है। ये दोनों देश जो है, चाहे बांग्लादेश रहे हों, उनकी शेख हसीना तो खैर हमारे यहाँ शरण ले ली, और चूंकि सेना का उनको सपोर्ट था इसलिए सुरक्षित यहाँ पर आ गई। आप देखिए, ये भी जो देश है हमारे सेना से, हमारे जो सीमा से बड़ा लगा हुआ है। अब आप देखिए किस तरह की स्थिति हो रही है दोनों देशों में। उधर आप देखिए, उससे पहले तो पाकिस्तान में तो हुआ ही है कि उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो पहले वाले थे वो जेल में है। ये क्या दर्शाता है? सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकतें हैं, फंडिंग है। वरना इस तरीके से आज का यूथ इस तरीके से आगे आकर काम करेगा, ये सोचने और समझने की बात है। और हर देश को, जो पड़ोसी देश हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है कि हमारा देश तो खैर ऑलरेडी सीमा पर अलर्ट है और देख रहा है, निगाह बनाए हुए है। हमारा देश जो है इस मामले में सबसे आगे है, हमेशा ही अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है, लेकिन हाँ, अपने को सुरक्षित भी रखता है। बिल्कुल सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि सर लगभग जितने भी कंट्रीज़ हमारे पड़ोस में हैं उनमें लगभग यही स्थिति चल रही है। बांग्लादेश आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो खैर हमेशा से किस स्थिति में रहा है हम सब जानते हैं।